नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही है। अब लड़ाई पहुंच गई है उस मोड़ पर जहां हर बयान एक नई जंग की आहट बन चुका है। ईरान ने अमेरिका को ऐसी चेतावनी दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तेहरान ने साफ शब्दों में कह दिया है और सीधे तौर पर क्लियर कट अल्टीमेटम दे दिया है, अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो उसके सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। याद रखिए, खार्ग आइलैंड सिर्फ एक टापू नहीं है बल्कि ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की बड़ी धड़कन। यहीं से निकलता है ईरान की तेल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा। यानी अगर खार्ग पर खतरा बढ़ा तो असर सिर्फ ईरान पर नहीं, पूरी दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। उधर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC का दावा है उसने जॉर्डन, कुवैत और ओमान में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया और ये अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच कुवैत के बिजली और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर भी फिर से हमला हुआ, कई यूनिट्स में आग लगी, जबकि ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने उसके डारखोगविन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की साइट को भी निशाना बनाया। यहां भी अचूक तौर पर इस निशाने को सेट किया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान के कई शहर भीषण गर्मी और हमलों के बीच बिजली संकट से जूझता बताया जा रहा है। दूसरी तरफ इराक की बात करते हैं। इराक अब हॉर्मूज की खाड़ी पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नई तेल पाइपलाइन बिछाने की तैयारी में जुट गया है। अब इसका असर क्या होगा? क्या ये नई एक धड़ा शुरू करने जा रहा है? क्या खार्ग आइलैंड इस पूरे संघर्ष का अगला रण क्षेत्र बनने जा रहा है? और तेल, परमाणु ठिकाने, सैन्य अड्डे इस जंग को और खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे? क्या इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, बड़ी जानकारी आपको दे दें। ईरान से युद्ध के बीच पेंटागन ने कबूली है बड़ी बात और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरानी हमलों के वजह से करीब US के 100 सैनिक घायल हुए। पेंटागन ने घायल सैनिकों की संख्या को छिपाया था। रिपोर्ट्स ये बड़ा दावा कर रही है। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पॉनेल का ये बड़ा बयान सामने आया है। 7 जुलाई से अब तक करीब 100 सैनिक घायल हुए और यह आंकड़ा अपने आप में बड़े प्रश्नों के इर्द गिर्द इस वक्त घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रवक्ता शॉन पॉनेल जो कि इस वक्त बताया जा रहा है, जिनका यह बयान के जरिए बहुत बड़ी बहस को यहां जन्म दिया है। सैनिकों की संख्या को छिपाया गया था। रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है वो ये कि पेंटागन के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए कि 7 जुलाई से अब तक 100 सैनिक घायल हुए। मौतों का भी आंकड़ा सामने आया है, लेकिन वो भी छुपाया गया। ईरान से युद्ध के बीच पेंटागन ने बड़ी बात कबूली है, यानी ईरान भी अभी कहीं से रुकने के लिए, थमने के लिए या हमलों को रोकने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। 7 जुलाई से अब तक 100 सैनिकों के घायल होने का आंकड़ा क्या छुपाया गया? और अगर छुपाया गया तो अब अगर ये बात कबूली जा रही है, ये भी डेंट देगा क्या डोनाल्ड ट्रंप को? और ईरान जिस इंतकाम की आग में जल रहा है, क्या ये उसे और ज्यादा बल देगा? इस वक्त इसी को लेकर चर्चा की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्टेड, डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर और स्क्रीन पर आपको डॉक्टर DK गुप्ता सर भी नजर आ रहे होंगे। सभी का स्वागत तहे दिल से। पहला प्रश्न UK देवनाथ सर आप ही से। अभी बारूद जो बरस रहा था वो तो चलो ठीक था, लेकिन अब ये रिपोर्ट्स जो पूरी भूमिका सेट कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने कई चीजें छुपाई हैं। 7 जुलाई से अब तक 100 सैनिक घायल हुए हैं, न जाने मौतों का आंकड़ा कितना होगा। हाँ ऋतु जी, हो ये रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो वोटर सपोर्ट बेस है, रिपब्लिकन बेस है, और जो ऑपोजिशन है, डेमोक्रेट्स है, उनको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह इस युद्ध को जीत रहे हैं और बहुत जल्दी ईरान पर काबू पा लेंगे। इसीलिए अमेरिका कोशिश करके अपनी जो नुकसान है, चाहे जान माल का नुकसान हो या किसी मटेरियल लॉस हो, उसको छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है कि आस्ते आस्ते मीडिया की वजह से, प्रिंट मीडिया अमेरिका में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अमेरिका में ऋतु जी बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से आजाद है।
दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेसीज में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो थोड़ा दायरे में रहती है। लेकिन अमेरिका में तो बस पता लगना चाहिए कि फलाने अस्पताल में फलाने का बेटा जिसका पैर उड़ गया था ईरान लड़ाई में वो दाखिल है। इतना जानने के बाद ही सैकड़ों की तादाद में मीडिया वहां पहुंच जाएगी कि आप किसके बेटे हो, किस शहर से हो, किस रेजिमेंट में थे, ईरान की लड़ाई में किस जगह आपके पैर पे बॉम्ब गिरा, आपका पैर कैसे उड़ गया घुटने के नीचे। इस तरह की जो आजादी है ये अमेरिका में तो एक के बाद एक सीरीज में क्यों आ रहे हैं बयान? पहले हमने देखा मार्क एस्पर जिन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि मिलिट्री एक्शन से कुछ नहीं होगा, आप हवाई तौर पर हमले करते रहिए, आप प्लान करते रहिए, एयर स्ट्राइक करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरान ऐसे ही जवाब देता रहेगा। और अगर आप इस गुमान में बैठे हैं कि इससे आप जंग जीतेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसी सवाल पर राम श्रीवास्तव सर से एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, IRGC ने कुवैत के अरिफ जान बेस पर अटैक किया है और IRGC ने कुवैत के इस इलाके को दहलाया है। अमेरिकी मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाया गया, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अटैक इसे माना जा रहा है और ये पॉइंट टू पॉइंट टारगेट करने वाली मिसाइल्स मानी जाती है, जो कि एक सतह को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, उसे पूरी तरीके से राख में और बारूद में तब्दील करने के लिए पूरी तरीके से केपेबल बताई जाती है। अब इसी सीरीज के साथ IRGC ने कुवैत पर यह अटैक किया है, पॉइंट टू पॉइंट टारगेट सेट किया है। राम श्रीवास्तव सर, बड़ा पॉइंट ये है कि आप चलिए ठीक है, एक तरफ मार्क एस्पर कुछ बयान दे रहे हैं, रिपोर्ट्स कुछ कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका छुपा भी रहा है आंकड़े, रिपोर्ट्स बता नहीं रहा है अंदर खाने चल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ हवाई ढोंग चल रहा है अमेरिका का। लेकिन ये तलखी भी तो है, कुछ मार्क एस्पर की बातों में कुछ बल तो है। हॉर्मूज खुलवाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए इतनी ज्यादा तनातनी बनी हुई है, ईरान को काउंटर नहीं कर पा रहा है सुपर पावर। देखिए, ईरान को काउंटर नहीं कर पा रहे हैं सुपर पावर, और आज की स्थिति में शायद संभव भी नहीं है। लेकिन यहाँ ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि जब इराक के ऊपर ऑपरेशन किया था अमेरिका ने, तब उस समय यहाँ कुवैत में सिर्फ 3 अमेरिकी सैनिक मरे थे। उसका बदला उन्होंने सद्दाम हुसैन से लेकर और पूरे के पूरे इराक को बर्बाद करके लिया था। तो अब अगर 100 से अधिक घायल हुए हैं, 17 अगर मर चुके हैं, ये भी आंकड़े छन छन कर निकले हैं। हकीकत में कितने मर चुके हैं, क्यों आरिफ जान बेस जो है अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, और वहाँ पूरे अरब कंट्रीज को, वहाँ पर जितने छोटे छोटे उनके अड्डे हैं उन सबको लॉजिस्टिक सप्लाई किया जाता है, हथियार सप्लाई किए जाते हैं। और अब तो फीडबैक उनको यूरोपियन देशों से ही मिलने लगा है, सामान का इजराइल के माध्यम से चले आ रहे हैं। ढेर के ढेर जो है ये अपने हवाई अड्डे पर जो है सामान उतर रहा है युद्ध का। तो निश्चित रूप से ये एक भीषण बट हैज पेंटागन फेल्ड इन दिस। और अब ऐसा लगता है कि यदि ये युद्ध आगे चला तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई हो सकता है तो चीन और रूस का हो सकता है। चीन ने ये अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स जो है अमेरिकन टारगेट्स का ईरान को देना शुरू किया। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने 6 जो मार्ग खोले हैं अपने सड़क के, वहां से निश्चित रूप से ये सब सहायता जा रही है। बल्कि मुझे तो मेरा व्यक्तिगत अनुमान ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम वहाँ ईरान को उन्होंने दे दिए हों गुपचुप, क्योंकि पाकिस्तान का ये चरित्र है कि दोहरा चाल चलता है। वो एक तरफ सऊदी अरब के और दूसरे लोगों को भी अपना आका मानता है, और इधर ईरान से भी वो अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए मध्यस्थता के नाम पर कूद पड़ा है। और वो अगर ये संभव है कि ऐसा कौन सा तुर्क का इक्का छुपा रखा है ईरान ने, जिससे अमेरिका भी डर रहा है कि ऐसे ना हो कि इंसानियत पर बना है। एक बड़ी खबर, उसके बाद डीके गुप्ता सर का रुख करेंगे। सवाल ये कि ईरान ने कुवैत पर जो अटैक किया है वो आखिर किस रेंज में, किस मकसद से किया गया, बड़ी खबर भी इसको लेकर। ईरान ने कुवैत पर लगातार मिसाइल अटैक किया, अमेरिकी बेस को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। कुवैत को लगातार ईरान के अटैक का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आखिर क्यों कुवैत इस दफा टारगेट पर है? कहा गया कि अंदर खाने बैटिंग अमेरिका की तरफ से कुवैत कर रहा है,
और इंटरनली इसी का डेंट अब कुवैत को मिल रहा है। डीके गुप्ता सर, क्या मैं ठीक कह रही हूँ, मेरा एनालिसिस सही है कि कुवैत अंदर खाने से अमेरिका के लिए एक बिल्डअप तैयार कर रहा है या उसकी तरफ से बैटिंग कर रहा है, यही वजह है? कीर्ति जी, आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जॉर्डन कुवैत एक अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस बहुत ही स्ट्रांग है और ये एक कमोफ्लेजिंग भी कर रहे होंगे ईरान की कि क्योंकि अमेरिका जो है जितने भी शिप अभी अटैक कर रहा है, ज्यादातर वो शिप से कर रहा है और ऐसी जगह से कर रहा है ताकि उसको ये ना जवाब देना पड़े कि मैं अपने सहवी देशों के बेसमेंट से कर रहा हूँ, बेस से कर रहा हूं। तो वो ऐसा मुझे जहां तक लग रहा है कि इजराइल में सारी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन जॉर्डन पर अटैक करवा रहा है ताकि इनकी मिसाइलें खर्ची हों। देखिए, इनसे कोई जान माल के नुकसान नहीं हो रहा, कोई फैक्ट्री नहीं जल रही है, तो इनके मिसाइलें नुकसान हो। कुवैत क्या है? कुवैत एक प्रकार से अमेरिका ही कहिए। जब कुवैत पर अटैक इराक ने कर दिया था तो पूरी की पूरी सत्ता आज भी कुवैत की जो है टोटली अमेरिका ही देखता है। तो वहां पे जैसा वो चाहेगा वैसा करवा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं चीजें अपनी छुपा कर रखा होगा और उसके एंटिसिपेशन में अटैक कर रहे होंगे ताकि इनको इनकी जो मिसाइल, इनको फटीग, जिसको मिलिट्री में फटीग बोलते हैं, इनको फटीग कराओ, खूब दौड़ाओ, पर ये ग्राउंडेड गड्ढा खुदवाओ, बिहेवियर तो फिर नहीं दोबारा। हुआ। बेशक से आप एंटिसिपेशन कह रहे हो, ग्राउंडेड बिहेवियर क्या होना चाहिए था इस वक्त, गुप्ता सर? जी जी जी, देखिए अभी क्या है कि अमेरिका जो चाहता था, मुझे लगता है एग्जैक्टली वही हो रहा है। सऊदी अरबिया का अगर फ्रंट खुल गया, अगर सऊदी अरबिया का फ्रंट खुल गया यमन के साथ, तो ये पाव 12 हो जाएगी अमेरिका के लिए। अमेरिका अभी एक रूट को अवरुद्ध करवा रखा था, दूसरे रूट को अवरुद्ध करवा देगा तो उस लगभग 28-30% जो देश दुनिया का ऑयल रुक जाएगा। और यहाँ पे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली Right. बात में, और कुवैत पे, इराक पे और जॉर्डन पे इस पे अटैक करता रहेगा। लेकिन दोनों जो इकोनॉमिकली, अमेरिका तो इकोनॉमिकली देख रहा है और प्लस वो अटैक करके ईरान को वीक भी करना चाहता है। सऊदी अरेबिया से भी उसका स्कोर सेटल हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही एक ऐसा देश था, पाकिस्तान, जो कि अब्राहम एक्कॉर्ड को नहीं मानते और इसी की वजह से अमेरिका जरा ज्यादा झुका है पाकिस्तान की तरफ, ताकि मैं इसको छिड़ाऊं, ताकि सऊदी अरेबिया मेरे पास आए। सऊदी अरेबिया एक फ्रंट खुल जाएगा तो अमेरिका के पास आएगा, और अमेरिका के पास अगर आएगा तो अमेरिका जो उससे अपनी बात मनवाएगा। और वैसे भी मैं बता दूं कि पिछले 20 साल से क्रूड ऑयल का कार्टेल अमेरिका ही डील करता है पूरे मिडिल ईस्ट में। क्या रेट चलेगा, सऊदी अरेबिया का एक फोन करेगा वही रेट होगा। उतना ही जो ओआईसी के देश हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, उनको बताता है कि तुम कितना तेल निकालोगे, कितना करोगे, ताकि ऑयल जो है ऐसा रहे कि मेरी कंपनियों को नुकसान ना हो। तो अमेरिका को एक फ्रंट एज यहाँ पे मिल गया है। सीरिया वाला अगर इश्यू हो जाता है तो इसका मतलब कि मिडिल ईस्ट का एक और देश अमेरिका के साथ लड़ेगा, ईरान से। जी बिल्कुल। यूके देवनाथ सर, मुझे जरा आप इसका मिलिट्री पर्सपेक्टिव भी समझाइएगा। अभी ये कहा जा रहा है कि एक बहुत वास्ट रेंज ऑफ सीरीज मिसाइल्स की जो है वो ईरान ने छुपा के रखी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि पहले एक फुल फ्लेजेड वॉर से पहले ही खत्म करवा दी जाए, ऐसे ही छोटे मोटे हमलों में कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और जो सटे हुए इलाके हैं, चाहे इरबिल हो, एयरपोर्ट्स को टारगेट करना हो, इन्हीं में खर्च करवा दीजिए। उसके बाद एक फुल फ्लेजेड वॉर जब आएगी तब ईरान के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि ईरान के पास रोज वो जितने ड्रोन या मिसाइल बना सकता है उससे ज्यादा हर रोज खर्च करवा दे। तो क्या होगा, एग्जांपल देता हूँ, अगर वो 10 ड्रोन हर रोज बना सकता है तो अमेरिका कोशिश करता है कि वो हर रोज 20 ड्रोन फायर कर दे। अगर ईरान हर रोज 2 मिसाइलें बना सकता है, मिसाइल बनाने में ज्यादा एफर्ट लगता है मैं बता दूं, अगर वो हर रोज 2 मिसाइलें बना सकता है तो अमेरिका कोशिश करता है कि वो हर रोज 10 मिसाइलें फायर कर दे। इससे एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब मिसाइल ईरान के पास बहुत कम बचेंगे, ड्रोन भी बहुत कम बचेंगे। देखिए, सऊदी अरेबिया की बात हो रही थी। सऊदी अरेबिया पिछले 70 साल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। असल में सऊदी अरेबिया एक देश नहीं है, वो अमेरिका का एक उपनिवेश है। उनकी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी है। वहां पहले किंग थे, अभी प्रिंस हैं, एमबीएस। वो अपनी सत्ता के लिए और देशवासियों से अपने को बचाने के लिए अमेरिकन पर निर्भर करते हैं। सऊदी की एयरफोर्स में 100% अमेरिकन हेलीकॉप्टर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं, अमेरिकन फाइटर्स हैं। सऊदी की नेवी में 100% अमेरिकन शिप्स हैं। सऊदी की जो आर्मी है उसमें 100% अमेरिकन टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सऊदी अरेबिया का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हूथी के साथ समझना पड़ेगा।
सऊदी अरेबिया के पास बहुत बड़ी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, लेकिन वो डरते बहुत हैं हुती से। यमन में जो हुती हैं, उन्होंने पिछले नहीं, ये 10 बहुत साल में कम से कम बहुत दो दिलचस्प है बार यूकी सऊदी देवनाथ सर। अरेबिया आप के कह रहे हैं कि ऑयल। हूती से सऊदी अरेबिया के लोग डरते हैं। सऊदी अरेबिया की हिम्मत नहीं है कि वो हुती पर हमला कर दे। क्यों, इसका हुती बड़ा कारण पिछले, क्या मान रहे हैं आप? हाँ, इसका सबसे बड़ा, देखिए, सऊदी और हुती के बीच में जो है पृष्ठभूमि 3 लाइन में बता देता हूँ। पहले यमन में आज से 15 साल पहले जो सरकार थी वो सुन्नी सरकार थी, सऊदी की सपोर्ट से खड़ी थी। ओके। फिर ईरान ने वहां पर मदद की, और जो यमन में जो शिया थे उनको मदद की, और यमन में यानी सना में अब एक शिया पावर बेस है। हम्म। हम बोलते हैं हुती। सऊदी ने बहुत कोशिश की कि जब हुती पावर में आ रहे थे, यानी शियाज पावर में आ रहे थे, लेकिन सऊदी अरेबिया सुन्नी है। तो सऊदी ले ने दे के बहुत फिर कोशिश शिया और सुन्नी पर आके अटक जाती है ये कहानी। राम श्रीवास्तव सर, नहीं, एक ये एक पक्ष ये इसी पर, राम सर से नहीं एक, ऋतु जी, ये प्लीज अटकने वाली प्लीज। बात नहीं है, ये यथार्थ है। जैसे ओके। यथार्थ से हम पलट नहीं सकते। सऊदी और यमन की लड़ाई, ये नहीं कह सकते कि शिया सुन्नी का कोई बहाना है। हम्म। ये यथार्थ पॉलिटिक्स है वहां पर। एक ही रीजन है, जब तक यमन में सुन्नी सरकार थी तब तक सऊदी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम्म। अभी सऊदी की जो सरकार है, देखिए, अरामको पे और दूसरे सऊदी एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑयल कंपनीज पर हुती पिछले 10 साल में 3 अटैक कर चुके हैं, नहीं, और सऊदी आपका के ये कितने एनालिसिस काम कहता चाहते हैं। होगा कि ये यथार्थ है, लेकिन अगर अंदर खाने देखें तो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इसको लेकर के भी चर्चा है कि इस्लामिक उम्मा यहाँ से इफेक्ट हो जाता है। वो एक लीडरशिप बनने वाली जो होड़ है वो आड़े आ जाती है। तो सऊदी उस पर्सपेक्टिव पर भी हुती या हमास या हिजबुल्लाह या ट्रिपल एच का सामना करना चाह रहा हो या करना नहीं चाहता हो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। एक बड़ा मामला इसको लेकर के भी सामने आता है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान के इलाके में हमला हुआ है। बलूचिस्तान एरिया जहां पर हमला किया गया, चाबहार पर अटैक हुए हैं, जिसका वीडियो बाकायदे सामने आया है। और ये चाबहार इलाका ये पहली दफा नहीं है जो टारगेट पर लिया गया। चाबहार जो कि इम्पोर्टेंट कहा जाए इकोनॉमिक तौर पर भी ईरान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट साबित होता है एरिया। अब यहाँ पर तमाम प्लांट्स है, तमाम डीसैलिनेशन जो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर इनिशिएटेड है। उन्हें टारगेट करने की कोशिश भी अमेरिका लगातार कर रहा है कि यहाँ पर हमले कीजिए, और उसके बाद एक हमले का जवाब ईरान 10 से देगा, और इससे तमाम जो उसकी सैन्य ताकत है वो ले देकर खत्म हो जाएगी। एक प्रश्न राम श्रीवास्तव सर से। श्रीवास्तव सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, ले दे के आप रीजनल डिस्प्यूट में चले जाते हैं, एक धार्मिक लड़ाई पर चले जाते हैं। अब अगर ईरान काउंटर करे तो करे कैसे? अमेरिका कोशिश कर रहा है कि एक हमला करे, और वो बहुत कॉस्टली मिसाइल्स एक फेंकता है, उसके बदले में 10 ईरान फेंकता है। अब ये हुती हमास हिजबुल्लाह खराब तो नहीं कर देंगे गेम? प्लीज कंप्लीट। देखिए, इस पूरे के पूरे मामले में अगर परतें दर परतें हटाकर देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वो है ईरान का तेल। और किसी भी कीमत पर ईरान के तेल पर अमेरिका और पश्चिम के देश कब्जा करना चाहते हैं। इस बीच में फ्रांस ने भी एक चेतावनी दी है। वो चेतावनी ये है कि अगर आपने हम लोगों पर हमला किया, उनका वहां पर जहाजी बेड़ा मौजूद है, तो उसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। और इराक के फ्रांस के राजनीतिज्ञों को ईरान ने पुलिस थाने में बुलाकर काफी देर तक पूछताछ की। इससे मैक्रो बहुत नाराज हो गए। अब रहा सवाल ये कि पश्चिम के देशों में जो खाई थी वो ऐसा लगता है कि ईरान की इस जद्दोजहद के कारण वो थोड़ी कम हो रही है, और उन्होंने अपने बेसेस से अमेरिका को अलाउ कर दिया है, इजराइल को भी गुप्त रूप से अलाउ कर दिया है। वहां से बमबरसक रवाना हो रहे हैं बड़े भारी बम लेकर। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि अगर ईरान नहीं चेता तो ये मानकर चलिएगा कि आगे पीछे वहां अगर न्यूक्लियर आर्सेनल आ गए तो ईरान की बहुत तबाही होगी। नहीं तो आज तो भारत में तो मंगलवार सेलिब्रेट किया जाता है, मंगलवार वाले दिन मंगल ना हो इसकी उम्मीद हम करते हैं। लेकिन श्रीवास्तव सर, एक बहुत लाइटर नोट पे अगर मैं पूछूं तो अमेरिका की रणनीति क्या आप समझ पा रहे हैं अभी? तो अमेरिका की एक ही रणनीति है कि मेक ट्रम्प एम्पायर स्ट्रॉन्गेस्ट अगेन,
और उसके लिए वो सब कुछ काम कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी का वो कैपिटल बना रहा है। पिछले जो है 2 महीने के भीतर भीतर 11.3 बिलियन का उनको मुनाफा हुआ है। कहाँ से हुआ है? ये हथियार बेचने से हुआ है। अभी आप समझ रहे हैं अमेरिका जितनी मिसाइलें दाग रहा है वो अपनी जेब से डाल रहा है खर्च करके? नहीं, वो अरेबिक कंट्रीज के खाते में जमा करता जा रहा है। उतना पेट्रोल उठाकर ले जाएगा वो भविष्य में। और निश्चित रूप से ये मानकर चलिए ये सिर्फ और सिर्फ तेल का खेल है। और जितना हो तो सके वेस्टर्न मीडिया क्यों छाप रही है फिर उल्टी चीजें? जी, वेस्टर्न मीडिया में तो कुछ और ही नैरेटिव चल रहा है। वो अलग चल रहा है, दिखाने के लिए चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स असली चीजों को कवर करके, कैमोफ्लेज करके। असली मकसद सबका एक ही है। जिस घड़ी ईरान घुटने टेक देगा उस घड़ी यूरोप के देश भी आ जाएंगे, अमेरिका भी आ जाएगा और वहां को तेल को लूटेंगे। क्योंकि आप इराक की भी यही कहानी थी और ये कि ये लीबिया की कहानी थी। और आप ये बात भूलिएगा कि 2075 के बाद दुनिया से पूरा कोयला और पूरा तेल खत्म हो जाएगा। उस समय ये लोग क्या करेंगे? तो यही एक कारण है कि 2075 की आशा में ये इस लूटपाट का सबसे बड़ा कारण है। और इसमें जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कैटेलिटिक एजेंट का काम कर रहा है, जैसे देवनाथ साहब ने कहा था, शिया और सुन्नी की कमजोरी इनने पकड़ ली है। और हार्मोस और लाल सागर की कमजोरी ईरान ने पकड़ ली है। अब अरब देश जो है मजबूर हैं, वो ईरान के कहने में नहीं आ सकते हैं कि ईरान का जो पर बरगला रहे हैं ना फिर दुनिया भर को बरगला रहे हैं। ये आपसी लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? हमारा और आपका हो रहा है। डीके गुप्ता सर, आपसे एक प्रश्न, एक बड़ी खबर उससे पहले। अमेरिका लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है। ईरान के शिराज में माउंट डेराख पर हमले की खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने लगातार कई मिसाइलें यहाँ पर दागी हैं और इसी को लेकर तस्वीर इस वक्त सबसे ज्यादा विध्वंसक बनती भी नजर आ रही कि अब ये पूरी तरीके से अगर कहा जाए इस क्षेत्र को टारगेट करके डेराक इलाके को पूरी तरीके से दहलाया गया है। ईरान के शिराज जो कि बेहद महत्वपूर्ण शहरों में से आता है, ईरान के शिराज की अगर इम्पोर्टेंस पढ़नी हो तो वहाँ के प्लांट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। गुप्ता सर, ये आप समझ रहे होंगे। मेरा प्रश्न आपसे सीधे सीधे ये है कि अगर धमकी बनाम नैरेटिव की एक लड़ाई के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या ये पुष्ट हो जाता है कि इस वक्त धमकी दीजिए और दूसरी तरफ से एक नैरेटिव चढ़ाइए, चाहे विक्टिम खेलना हो चाहे सिंपैथी गेन करनी हो? तो जी अगर ट्रंप की बातों को देखेंगे तो धमकी दे रहे हैं और रात को अटैक भी कर देते हैं। मतलब वो बता भी देते हैं 2 घंटा पहले कि मैं आज रात को अटैक करूंगा, भीषण अटैक करूंगा। तो अब बिल्कुल वो एक आर पार की लड़ाई में है। और अमेरिका के ईरान के जो बड़े शहर हैं, बड़े प्लांट हैं, और मुझे अब लगने लग गया है कि जिस तरह से तटीय क्षेत्रों को अटैक कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, और वहां पे नेवल कैपेसिटी जो छोटी मोटी बची है ईरान की, उसको खत्म करके मुझे लगता है खार पे एक अपनी फौज उतार सकते हैं। और मैं बता दूं, चाहे कितने भी नेता इनके बोले कि छोड़ेंगे नहीं, बच के जाने नहीं देंगे, ये आइलैंड है, इसको इस तरह से कैमोफ्लेजिंग करेंगे अमेरिका वाले कि जिस तरह से अपने एक सैनिक को बचा के ले गए, 4 किलोमीटर के दायरे में किसी आईआरजीसी के लोगों को घुसने भी नहीं दिया, ईरान की धरती से लेके चले गए। तो खार तो आइलैंड है और इसीलिए लगातार अटैक इनके जो है कोस्टल एरिया में हो रहे हैं। और नहीं तो खार, कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, अगर मैं रिपोर्ट को वापस आपके सामने रखूं, कह रहे 7 जुलाई से 100 सैनिक अभी भी घायल बताए गए हैं। ये भी आंकड़ा दिया गया है, इसमें पुष्टि क्या है वो नहीं अभी तक क्लियर हुई है। मौतों का आंकड़ा भी हो सकता है। तो एक तरह से एक ब्लफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि अमेरिका की दुनिया को दिखाइए ही मत कि इतना हमें भी डेंट झेलना पड़ रहा है। नहीं, अगर अमेरिका 100 अगर बता रहा है कि डेंट वगैरह उनके घायल हुए, पिछली बार उनके पेंटागन ने सब किया था कि उनके 7 सैनिक जो है मारे गए थे। तो अगर 100 बता रहा है तो वो दुनिया के साथ एक साझा कर रहा है, चाहे गलत भी साझा कर रहा है कि देखिए हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं और मैं जो कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड है, क्योंकि मेरे यहाँ अगर बॉडी बैग्स आएगी, हमारे सैनिक घायल होंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और 3 दिन में कम से कम 10 बार अपने मीडिया को और लोगों को ट्रंप बोल चुके हैं कि हमारे 3 सैनिक मारे गए, उनकी शहादत के सम्मान में मैं अटैक कर रहा हूं और भीषण अटैक करूंगा। तो ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखिए मैं ऐसा नहीं कि केवल ईरान को अटैक कर, ईरान भी हमारे सैनिकों को मार रहा है, घायल हो रहा है, इसलिए मैं और एक जस्टिफिकेशन का वन ऑफ द पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है सर, अगर आप मेरी इस एनालिसिस से अगर 101 इसे अग्री करें तो अभी तक ट्रूथ सोशल पे हम देख रहे थे वो अलग अलग अवतार में आ रहे थे, अलग अलग अवतार के विजुअल्स, पिक्चर्स वो जारी कर रहे थे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप खुद को अपने आप को पेश करते हुए। अभी वो थोड़ी सी मध्यम हुई है जरूर, इफ यू अग्री। जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी
जी ऋतु जी, नहीं, वो एग्रेसिव और हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया से हटके वो जरा सा एग्रेसिव ग्राउंड पे आ गए हैं और बहुत ही स्मार्ट प्रेसिडेंट हैं, जो ओके। कि मैं आपको कल 1 मिनट के अंदर बता दूंगा कि इतने स्मार्ट हैं कि 18% जो चाइनीज इकोनॉमी वर्ल्ड जीडीपी की थी उसको 15% पे ला दिए हैं, और अपनी जो 21% को 26%, वर्ल्ड जीडीपी का 26% अमेरिका इसमें एक केवल 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर हुआ है। और उसके बाद चाइना को बिल्कुल बेदखल कर दिए हैं पावर सेक्टर से पूरा। अगर सऊदी अरबिया वाला अगर घटना हो जाती रेड सी में, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी चाइना, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए और भी तेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 नहीं तो बिलियन होने देगा क्या? पर डे जो अमेरिका होने देगा ये चाइना की बल्ले बल्ले रेड सी इलाके में हो या दूसरी नहीं तरफ नहीं, हो, वो ताइवान के केस में? अमेरिका की बल्ले बल्ले होगी। चाइना के लिए जो देखिए सऊदी अरबिया का जो अभी 4 मिलियन पर डे जो ऑयल जा रहा है, वो सऊदी अरबिया का जा रहा है। टोटल 7 में से 4.5 जो सऊदी का जा रहा है, तो सऊदी को भी ईरान रोकना चाहता है। अगर ये सब भी ऑयल रुक जाते तो जाएगा कहाँ टैंकर? अमेरिका जाएगा, वहां से भर के पूरा दुनिया में आएगा। चाइना भी अमेरिका से अपना ले दे के बात वही आ जाती है गुप्ता सर, बात ले दे के, समंदर के रास्ते हो, रेगिस्तान के रास्ते हो, किसी भी रास्ते हो। लेकिन यूके देवनाथ सर, ये एनालिसिस ये कह रहा है कि अमेरिका लगातार एक होक्स कॉल बनाता हुआ नजर आ रहा है, कहता कुछ है करता कुछ है। अब देखिए दिन भर ट्रूथ सोशल पूरा पटा पड़ा रहता है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से और स्टेटमेंट से, नर्क के दरवाजे खोल दिए जो ईरान के लिए, और उसके बाद फिर ले देखिए वही 2-4 हमले और उसके बाद बैक टू स्क्वायर। करना है तो 1-2 दिन में राफ साफ कर दीजिए चीजें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाए इसी बहाने। रितु जी, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अद्भुत प्रेसिडेंट हुए। ना ऐसे प्रेसिडेंट कभी पहले हुए, ना और कोई है, ना भविष्य में ऐसे प्रेसिडेंट होंगे। मुझे अपने इतने लंबे समय काल में एक भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश का याद नहीं आता जो हर रोज एक बयान देता हो। आमतौर पर युद्ध काल में आप ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने संयम बरतते हुए नपे-तुले अंदाज में 1 या 2 बयान दिए। आप राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, सिंदूर के दौरान और उसके बाद भी उन्होंने बहुत ही नपे-तुले अंदाज में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल से डिस्कस करने के बाद मजे हुए कैलिब्रेटेड तरीके से अपने बयान दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बयान देते हैं, ये अद्भुत है, अतुलनीय है। अब होता क्या है कि वो इस युद्ध को क्या खत्म कर सकते हैं बम गिरा गिरा कर? नहीं, बहुत हास्यास्पद है। एक तरफ चाहिए भी तेल और टारगेट भी तेल के ठिकानों को ही कर रहे हैं। रितु जी देखिए, अमेरिका में जितनी ऑयल कंपनीज हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के साथ कि किसी भी ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ना किया जाए। अमेरिका की सारी तेल कंपनीज ये यकीन करती हैं कि अभी नहीं तो आज से 3-4 साल के बाद ईरान की जितनी तेल कंपनियां हैं वो अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगी। चाहे ड्रिलिंग हो, अमेरिकन कंपनीज करेंगी, रिफाइनरीज अमेरिकन कंपनीज बनाएंगी और चलाएंगी, स्टोरेज भंडारण अमेरिकन कंपनीज करेंगी, मार्केटिंग किसको बेचना है, कितनी कीमत पे बेचना है, चीन को नहीं बेचना, चीन को महंगे कीमत में बेचना है, भारत को नहीं बेचना है, भारत को महंगे कीमत में बेचना है, ये सब अमेरिकन कंपनीज करेंगी। तो उन्होंने पेंटागन को भी ये रिक्वेस्ट की है बार बार व्हाइट हाउस के थ्रू कि जहां तक संभव हो वहां तक आप खींचिए इसे। और एक प्रश्न इसी पर राम श्रीवास्तव सर, क्या पेंटागन ने, सीआईए ने या ओवरऑल मैं कहूँ डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अभी इनिशिएटिंग पावर पर हैं, सीधे तौर पर अगर मैं पूछूं तो वो तमाम शहर जिन्हें दहलाना है ईरान में, उसकी लिस्ट रेडी है क्या? क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स हो या पूरी तरीके से एक तस्वीर दिखानी हो दुनिया भर में कि सबसे ज्यादा तबाही और टारगेट पर लॉक्ड है, तो वो कौन कौन से शहर होंगे ईरान में? अभी शिराज, बंदर अब्बास, चाबहार सबको तो कर चुके हैं टारगेट। देखिए, ये जितने भी जगह पर जो हमला कर रहे हैं वो सप्लाई सेंटर पर कर रहे हैं, उनकी सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो मूल जहां पर तेल के भंडार हैं उन पर हमला कम किया जा रहा है, सिर्फ जो उनके साथ एक्सेसरीज हैं उन्हीं पर टारगेट किया है। अब रहा सवाल ये कि न्यूक्लियर बॉम्ब की जो संभावना जिसका आगे आड़ लेकर वो हमला कर रहे हैं वो करीब करीब 500 मीटर जमीन के भीतर है। वहाँ ब्लॉक कितने भी बस्टर बम क्यों ना फोड़े जाएं, वहाँ उस पर किसी तरह का नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि ईरान पे कब्जा कैसे किया जाए। यही तो है पूरी गुत्थी।
जो अभी तक सुलझ नहीं पा रही है, और इसी वजह से भी बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, पलटवार हो रहा है, और ये एक तरह से कंडीशन वार्ता के बावजूद भी बैक टू स्क्वायर हो जाती है। इतना ही वक्त मेरे पास था। कीमती समय देने के लिए आप तीनों का ही शुक्रिया, कीमती राय देने के लिए भी। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।